हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे जी20 समिट होने वाला है। बहुत लंबे अरसे से इसका इंतज़ार था और उसकी वजह एक तो जी20 समिट वैसे ही एक बहुत बड़ी बैठक होती है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। लेकिन जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली रशिया-यूक्रेन वॉर है या फिर रशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच में जो क्लैशेज़ हैं, चाइना की सिचुएशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं किसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन इस वक़्त जी20 के हवाले से एक बात बड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही है कि इंडिया का रोल बहुत अहमियत उसकी जो है वो बढ़ गई, इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी भी बिल्कुल जॉइन करेंगे और क्या होगा क्या नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि वो नहीं जा रहे, लेकिन इसके बाद वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए आज मुझे काफ़ी अरसे के बाद जॉइन कर रही है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, गौरी देवादी जो है साहिबा मुझे जॉइन कर रही है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा मिस, एक ये बताइए कि एक तो जी20 अगर कहीं पे भी हो रहा हो तो एक बहुत बड़ी बैठक होती है, एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। लेकिन इस दफ़ा शायद यूक्रेन वॉर के बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सबके लिए बहुत बढ़ गई और सबकी नज़रें इस वक्त बाली पर है। और बाली के बाद है कि शायद हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि रशिया को अगर कोई रोक सकता है यूक्रेन में या फिर कहीं और, तो गालिबन वो नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा है कि वो शायद कर सकते हैं। आपकी क्या नज़र है इस हवाले से? ये आपकी एक असेसमेंट सही है फकत जी की ये आपकी बार जो G20 समिट होगा वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, 2-3 कारणों से। पहला तो ये कि आपने सही कहा कि यूक्रेन वॉर और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, जिसमें ग्लोबली ये कहा जा रहा है कि शायद इंडिया को कहीं न कहीं एक मध्यस्थता करनी चाहिए, जबकि भारत ने खुद अभी तक मध्यस्थता की बात नहीं कही है, किसी भी मीडिएशन की बात नहीं कही है। लेकिन इंडिया की जो पोज़ीशन है वो यूनिक है पूरी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। राइट। तो क्या रोल रहेगा इंडिया का यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर? क्या अर्थव्यवस्था रहेगी दुनिया में? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इस कदर इस वक़्त डामाडोल है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज। आप यूके देख एग्जैक्टली। लें, जर्मनी देख लें, बड़ी कंट्रीज देख लें, बड़ी इकोनॉमीज देख लें। जी बिल्कुल। तो वो ग्लोबल अर्थव्यवस्था का क्या रूप रहेगा आगे जाके, और उसके ऊपर क्या एक कोई संगठित निर्णय यानी ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन कोई लेना पड़ेगा G20 को। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा जो दुनिया के सामने आएगा। और तीसरी बड़ी चीज जो जी। G20 समिट में इस साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगी वो है चाइना का रोल। वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये समिट तब हो रही है जब शी जिनपिंग तीसरी बारी राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब वो लाइफ टर्म है उनकी। अब उनकी लिमिटलेस जी प्रेसिडेंसी है। तो वो बिल्कुल। चीन का क्या रुख रहेगा दुनिया में, इसका भी बहुत गहरा असर पड़ेगा कि G20 समिट क्या रूप लेती है, किस तरह के निर्णय लेती है और क्या उसका एजेंडा रहता है। ये तीनों ही मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। ठीक। अच्छा, आपने बात की दुनिया की, इस वक़्त एक रिसेशन की बात भी हो रही है, इकोनॉमीज़ डाउन हो रही है, यूरोप, अमेरिका, चाइना, बड़ी ताकतों की इकोनॉमीज़ डाउन हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम आईएमएफ की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो इंडिया ग्रो कर रहा है गालिबन 6.3 के रेट से। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंस इस बात की भी हो जाती है। लेकिन एक तो शी जिनपिंग साहब की मुलाकात होनी है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, ये कंफर्म हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कंफर्म किया और बीजिंग से भी कंफर्मेशन हुई है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी भी मिलेंगे शी जिनपिंग को या नहीं? क्योंकि बाकी सबसे तो बहुत करीबी ताल्लुक है हिंदुस्तान का, लेकिन चाइना के साथ थोड़ा सा जो क्लैश हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो डू यू थिंक कि उनके साथ भी बात होगी, एलएसी के हवाले से हो या बिजनेस टाइज हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ बिजनेस भी आप लोगों का काफी ज्यादा है चाइना हिंदुस्तान का। जी। और इंडिया होस्ट कंट्री है। इंडिया होस्ट कंट्री है, तो बिल्कुल। ऐसे में क्या होस्ट कंट्री बाकी सारे बायलैटरल जब होंगे टॉक्स और बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, तो उसमें चाइना के साथ क्या हमारा बायलैटरल होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा जी सवाल है। और मुझे लगता है अभी क्योंकि समय है समिट होने में, जो जी हेड्स ऑफ स्टेट जी मीटिंग है वो अगले साल सितंबर में होगी, उससे पहले बहुत जी फ्लूइडिटी बनी रहेगी। तो ये क्लोजर टू द डेट
डिसाइड होगा कि क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बायलैटरल होता है या नहीं। बट बायलैटरल्स जी, G20 समिट के साइडलाइंस में हमेशा होते हैं। इंडिया होस्ट कंट्री है तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल्स इंडिया जरूर करेगी। और चाइना के साथ जी, बायलैटरल होगा या नहीं, इसमें अगले 9-10 महीने शी जिनपिंग की प्रेसिडेंसी में किस तरह का रुख लेता है चाइना इंडिया के प्रति, इंडो पैसिफिक जी, के प्रति, इंडियन ओशन रीजन के प्रति और पाकिस्तान के जी, प्रति, ये सारे फैक्टर्स यस, मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या इंडिया और चाइना का बायलैटरल होगा या नहीं होगा। एससीओ में वो मिले, बट एससीओ में बायलैटरल नहीं हुआ। ये एक बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी तक किसी भी गलवान क्लैश के बाद से बायलैटरल्स नहीं हुए हैं, क्योंकि एक तनाव जो अंडरलाइन करंट है डिस्ट्रस्ट का, वो बना हुआ है। क्योंकि चाइना की तरफ से अभी तक कोई एक इस तरह की पहल नहीं आई है जिससे भारत को लगे कि जो मिसट्रस्ट के कारण थे, जो टेंशन्स के कारण थे, वो सुलझ गए हैं या उन पर अब काम कर रहा है। जी, ऐसा नहीं लग रहा है। इस तरह के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इंडिकेशंस इनफैक्ट उल्टे मिल अच्छा, रहे हैं। तो उस वजह से बिल्कुल ठीक, जी। बायलैटरल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। जी। अच्छा एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमने जब एससीओ समिट में मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ व्लादिमीर पुतिन की, तो उन्होंने उनको जंग के हवाले से बड़ा क्लियर कट कहा कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर्स बल्कि दिस इज़ द एरा ऑफ पीस एंड बिज़नेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस बारे में मैं उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा चाइना के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की कोई जो पहले एक जंग हुई होगी या गलवान में जो कुछ हुआ क्लैश हुआ, उसमें नुकसान हुआ, दोनों कंट्रीज़ का जो जानें गईं, दोनों फ़ोर्सेस को नुकसान मिला उसमें। लेकिन फिर भी एक टेंशन मौजूद है, ख़त्म नहीं हो रही और फिर इसमें जब हम देखते हैं कि चाइना भी कोशिश कर रहा होता है, कभी टेस्ट कर रहा है, कभी कह रहा है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की चीज़ें भी बॉर्डर के साथ और बॉर्डर के दूर भी ये चीज़ें चल रही होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी क्या बात करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद हम इंडिया को सबसे पहले डिफेंस में तो पावर बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो इकोनॉमिक पावर पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। इकोनॉमिक पावर तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त। देखिए, अगर आपकी अर्थव्यवस्था, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो उससे आपके जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ती है। आज की तारीख बिल्कुल, में ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से एक मझधार में है, उससे ये साफ है कि जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनी रहेगी या इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा दिखेगी, वो आने वाले वर्षों में दुनिया के ऊपर उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। उसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया, आपने जैसे आईएमएफ रिपोर्ट की बात करी शुरू में, इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल देश दुनिया की ग्रोथ पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है इस वक्त, चाइना से बहुत ज्यादा है। चाइना की अर्थव्यवस्था इस वक्त जी, काफी डामाडोल है, बिल्कुल, उनकी स्थिति गंभीर है। तो उसमें अगर इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल बनी रहती है, तो इंडिया विल बिकम अ डेफिनेटली अ राइजिंग स्टार दुनिया की अर्थव्यवस्था में। बट इससे कितना असर पड़ेगा इंडिया चाइना बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जी, पर, ये आगे आने वाले 9-10 महीनों में ही तय हो पाएगा। 1 दिसंबर से इंडिया प्रेसिडेंसी लेता है और उसके बाद बिल्कुल, बैठकें होंगी, करीब 200-250 बैठकें होंगी। और उसके बाद ही बिल्कुल, मुझे लगता है वेरी क्लोज टू द हेड्स ऑफ द स्टेट समिट हमें पता लग पाएगा कि बायलैटरल चाइना और इंडिया का होगा, मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे, और क्या इंडिया चाइना रिलेशनशिप की खटास बढ़ेगी या कहीं ना कहीं दूरियां जी। कम होगी, तो तभी पता चल पाएगा। और अच्छा दूसरा जिस वक़्त हम देखते हैं तो रशिया का ऑयल खरीदना हो या रशिया से वेपन्स खरीदना हो, हिंदुस्तान बहुत शुरू से ग़ालिबन 60s से ये चीज़ करता करता आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका के साथ लास्ट 5 टू 7 इयर्स जब हम देखते हैं, तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो अमेरिका के साथ भी बहुत बड़ी है हिंदुस्तान की। लेकिन वो वक़्तन-फ़वक़्तन मुख्तलिफ़ तरीकों से वो मैं ये तो नहीं कहता कि वो डायरेक्टली रोकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट के बयानात और इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं कि शायद वो इन चीज़ों से खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने फुल ट्राई की कि रशिया को किसी तरीके से सर्कल किया जाए और उनको दुनिया से अलग किया जाए जिसमें किसी हद तक तो सक्सेस मिला यूएस को या फिर यूरोपीय यूनियन
को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि चाइना भी उनके साथ कारोबार कर रहा है, हिंदुस्तान भी कर रहा है, तो ये दोनों शायद इस वक़्त मैं कहूँगा दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ है। वो आप अगर ऑयल कंज़म्पशन के हवाले से बात कर लें या बायर्स के हवाले से बात कर लें, तो ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ये परचेज़ करती हैं, चाइना भी और हिंदुस्तान भी। तो उस चीज़ को कैसा देख रही हैं कि कुछ बात होगी इस हवाले से? क्योंकि अमेरिका मैं ये नहीं कहता कि रोका है, लेकिन ट्राई हर दफ़ा करता है। हुँ। आप इसमें इस सवाल में ये मान के चल रहे हैं कि जब ये लोग मिलेंगे तब तक यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। ये अगर हम मान के चले तो इससे ग्लोबल स्थिति जो है वो अब जैसे अभी फ्लूइड है वैसे फ्लूइड बनी रहेगी। और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ये रशिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होगी। ये खींचातानी बनी रहेगी। ओके, और राइट, अमेरिका के पास ऑप्शंस कम होते रहेंगे क्योंकि ऑप्शंस उनके पास वही इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और दुनिया के ऊपर कोएर्शन की वो है कि कंट्रीज को वो फोर्स कर रहे हैं कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। इंडिया ने जी, ऐसा निर्णय नहीं लिया, चाइना ने भी नहीं लिया क्योंकि इंडिया ने ये माना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हम किसी और कंट्री के जी, भरोसे अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएंगे। अगर अमेरिका को रशिया के साथ अपने कुछ आपसी ताल्लुक में कुछ उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो उन्हें आपस में सुलझानी पड़ेंगी। ये वो उम्मीद नहीं कर सकते कि रशिया भी के खिलाफ हमारा भी निर्णय वैसा ही होगा जैसा अमेरिका का है। इस वजह से हमने तेल कंजम्पशन और तेल जो हमारा परचेज पैटर्न है, वो अमेरिका के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। और आगे जाके होगा भी नहीं क्योंकि रशिया जो है अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ ऑयल बन गया है। ये बात सही है, बिल्कुल। डिस्काउंट्स मिले हैं रशियन ऑयल पे और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। तो अगर उसे डिस्काउंट मिलेगा, अगर ऑयल की कीमतें कम होंगी तो कौन नहीं लेगा? कौन होलसेलर ऐसा होता है जिसे अगर सस्ते दामों पे कोई सामान मिलेगा तो वो नहीं लेगा? वही वो चीज़ नहीं इंडिया के खरीदेगा, साथ नहीं, भी है। यस, वो नहीं खरीदेगा, वो हम भी यही कर रहे हैं। और इंडिया राइट, ने एक से ज़्यादा बारी दुनिया को ये बताया है कि जितना तेल रशिया से हम महीने में खरीदते हैं, उससे ज़्यादा तेल एक दिन में ईयू खरीदता है रशिया से। तो वो हमें लेक्चर बिल्कुल। देना बंद करें। पहले अपना तो हाँ, घर बिल्कुल, ये सुलझाइए, जयशंकर अपनी साहब तो ने ये समस्या बात कही है, सुलझाइए। 2-3 दफ़ा ये कही है। यस। बिल्कुल। अच्छा मिस एक चीज़ और है इस वक़्त इस रीजन में इंडिया भी आपने जैसी बात की कि राइज़िंग स्टार के तौर पे आ रहा है और ग्लोबल स्टेज पे काफ़ी ऊपर आ रहा है, रशिया भी है, चाइना भी है। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में अगर हम बात करें पाकिस्तान की या फिर अफ़गानिस्तान की, वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी उसकी रीज़न्स मैं नहीं जानना चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अम लास्ट 75 ईयर से कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी हमारे वाले गिले करते हैं, शिकवे करते हैं और कभी हिंदुस्तान करता है कि यार ये वाली चीज़ें हैं तो ये सही नहीं है और इसलिए हम बात नहीं करते। डू यू थिंक मतलब जिस तरह का जी20 की प्रेज़िडेंसी अभी मिलने वाली है 1st ऑफ दिसंबर से ऑफ़िशियली फिर इंडिया इसको चेयर करेगा। तो उस वक़्त डू यू थिंक कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और या फिर इस रीजन में अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ अरब दुनिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं इंडिया के। हुँ। और इंडिया का भले ही आप I2U2 लें या इंडिया ईरान जी, रिलेशंस लें या क्वाड लें, ये सारी ऐसी जो इक्वेशंस बन रही हैं या जी, इमर्जिंग रिलेशंस बन रहे हैं, इन सब की बुनियाद और इनका प्रेमिस एक ही है और वो ये है कि इंडिया की ग्रोइंग रेलेवेंस, पोजीशन एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मायने रखेगी एशिया की रिलेशंस में और दुनिया की पॉलिटिकल रिलेशंस में और इसी की वजह से जितने चेंजिंग डायमेंशंस हैं सब में इंडिया की रेलेवेंस दिख रही है आपको चाहे वो I2U2 हो या क्वाड हो जी, या और ऐसे अन्य कोई भी समीकरण हो और इनका जी, एक बहुत बड़ा असर जो है वो अभी इस साल की G20 पर भी दिखेगा क्योंकि होस्ट कंट्री की अपनी कितनी रेलेवेंस है और अपनी क्या पोजीशनिंग है बिल्कुल। इसका समिट पर असर पड़ता है। देखिए पिछले साल इंडोनेशिया में थी, अगले साल ब्राजील में होगी, इस साल वो अब 1 दिसंबर से इंडिया में होगी।
ये तीनों जी, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये तीनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं और आगे इकोनॉमिक डिसीजंस और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो G20 बनाएगा, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज का रोल, उनकी भूमिका, इसका भी बहुत बड़ा एक डिस्कशन ज़रूर होगा G20 में। और इंडिया की ग्रोइंग रेलेवेंस, भले ही वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, स्ट्रेटेजिक हो, ये सारी की सारी आपको समिट में, उसके एजेंडा में और उसके आउटकम में, दोनों में ज़रूर दिखेंगी। राइट। अच्छा, तो पा अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ नेबर कंट्रीज़ हैं दोनों। तो इस हवाले से भी कोई तब्दीली आ सकती है पॉलिसीज़ में? दोनों कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ इंडिया की नहीं। या एज़ इट इज़ सिचुएशन रहेगी जिस तरह अभी है, बस ठीक है, 4-6 लोग यहाँ पे हाई कमीशन में बैठे होते हैं इंडिया के, और 4-6 या 10 लोग हमारे न्यू दिल्ली के हाई कमीशन में बैठे होते हैं। और बस यही है कि अगर किसी ने जिस तरीके से अभी बाबा गुरु नानक का जन्मदिन है, तो उसके हवाले से कुछ लोग आए हैं और वो करके निकल जाते हैं, या यहाँ से कुछ लोग जो है इस तरह के जो रिलीजियस पिलग्रिम्स मैं कहूँगा, वो आना-जाना होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मुझे मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में फ़खर जी बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। अभी के जो जी, हालात हैं, मुझे लगता है वो बने रहेंगे। मेरा ये ठीक है। अनुमान है शायद बिगड़ भी सकते हैं और ओके, उसका कारण जो इस वक़्त पॉलिटिकल टर्मॉइल जो पाकिस्तान देख रहा है, वो एक जी, बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी के रूप में आगे बढ़ सकता है। इमरान खान जो हैं वो पॉपुलर हो गए हैं, एज़ अ लीडर अब वो जी, उनको एक ग्राउंड सपोर्ट मिल गया है। मिलिट्री के साथ जो रिलेशंस उनकी जो तनाव के थे वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो जो ग्राउंड पे लोगों पे इम्पैक्ट आएगा, वो आपको नेबरिंग कंट्री को दिखेगा ही। अगर पाकिस्तान में कोई रेवोल्यूशन या इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और लोगों को लगता है किसी भी तरह का मूवमेंट होता है, नेबरिंग कंट्री तो इंडिया ही है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पे आएगा। जब बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में बिल्कुल, इंस्टेबिलिटी हुई और लोगों को लगा कि उन्हें अफ़गानिस्तान से निकलना है, तो वो नेबरिंग कंट्री पे ही गए, चाहे वो पाकिस्तान हो या ईरान हो, राइट? बिल्कुल, एंड अफ़गानिस्तान बिल्कुल, की आबादी तो 40 मिलियन है। अगर 10% भी मूव कर रहे जी, थे, तो कितनी ग्लोबल क्राइसिस हो गई थी। पाकिस्तान की आबादी करीब एग्ज़ैक्ट 230-240 मिलियन है। अगर उसमें 10% एग्ज़ैक्टली। लोगों को लगता है कि इंस्टेबिलिटी और रेवोल्यूशन से हुँ, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और वो जाना चाह रहे हैं बिकॉज़ ऑफ ग्रोइंग इनसिक्योरिटी, तो आप सोचिए कितनी बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पे ये बदल सकता है। क्राइसिस। और बगल में आपके बैठा है इंडिया। कोई अफ़गानिस्तान तो जाना नहीं चाहेगा पाकिस्तान से, तो लोग किधर आना हुँ, चाहेंगे? हुँ, ये एक राइट, इंस्टेबिलिटी के रूप में बढ़ सकता है और मैं इसको कारण इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी पॉलिटिकल टर्मॉइल शायद और बढ़ेगा। आप वहाँ पे हैं, आपको जी, जी, मुझसे भी बेहतर पता है कि जी, ग्राउंड जी, पे इस वक़्त किस तरह का फ्लूइडिटी और फ्लक्स बनी हुई है। तो मेरा मानना है इस सब के बैकड्रॉप में इंडिया-पाकिस्तान की बायलैटरल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी क्योंकि जो बेसिक मुद्दा है इंडिया का वो है सिक्योरिटी एंड टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़। उस पर ध्यान जी, तो जी, आ नहीं सकता जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ऐसे मुद्दे पीछे चले जाते हैं और बाकी ज़्यादा क्राइसिस बढ़ जाती है। तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है बिल्कुल, कि शायद अगले 1-2 साल में इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं और उनका जो बायलैटरल स्थिति है, वो बेहतर तो नहीं होगी, शायद और टेंस हो जाए क्योंकि पॉलिटिकल हुँ, इंस्टेबिलिटी से ज़्यादा किसी कंट्री के लिए कोई और इंस्टेबिलिटी नहीं है। और उस स्थिति में बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल आप किसी भी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में आईएमएफ मदद कर सकता है, वर्ल्ड बैंक मदद कर सकता है, कहीं से एड मिल बेशक, सकती है। बिल्कुल, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या मदद मिल सकती है? कोई नहीं। सब बैठ के उसका आउटकम एग्ज़ैक्टली। देखते हैं, डेरिवेटिव देखते हैं जो कि सबके लिए बुरा हो। वो मुझे लगता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें दुनिया को ज़रूर चिंता की करने की ज़रूरत है और इंडिया को तो ख़ासकर करने की ज़रूरत है। और कैसे रोका ट्रू। जाए इसका कोई सरल आंसर किसी के पास नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सॉल्यूशन वहाँ के लोकल्स के अलावा किसी और के पास नहीं होता, बेशक वो नेबर्स हों या फ्रेंड्स हों, या कोई भी हो।
इकोनॉमी में जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी में मसला था, तो आईएमएफ ने बिल्कुल हेल्प की, वर्ल्ड बैंक ने की, चाइना, सऊदी अरेबिया ने की। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए कौन क्या मदद कर सकता है, ईरान क्या कर सकता है, रियाद क्या कर सकता है और बीजिंग या वाशिंगटन क्या कर सकता है। खैर एनीवे फिलहाल पाकिस्तान इससे गुजर रहा है अनफॉर्चुनेटली। एक दफ़ा फिर एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो है उसकी हालत जो या सिचुएशन जो हम कहते हैं वो ख़राब हुई है, और इमरान खान साहब जो है उस प्रेशर को शायद मज़ीद बिल्डअप करना चाहते हैं अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन कहाँ तक लेके जाते यस, हैं, ये कुछ दिनों में शायद क्लियर हो जाएगा, जब न्यू आर्मी चीफ अगर अपॉइंट होते हैं बिफोर द 29th ऑफ नवंबर, तो मेरा ख्याल मज़ीद क्लैरिटी हमें मिलेगी। मैडम गौरी देव जी, बहुत शुक्रिया आपका शो ज्वाइन करने का, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत